सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नॉर्मल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन ही ये प्रोग्राम हम करना चाहते थे, मगर खान साहब बिजी थे। मगर अभी तक क्योंकि आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे काफ़ी तूफान चल रहा है, जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। खान साहब, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी सुनी, आपका बड़ा लंबा तजर्बा है सहाफ़त में भी, और वैसे भी ज़ाहिर है दुनिया की ऊंच नीच देखते रहते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही सख्त नहीं कर दी गई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस? मासा मैं पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को थॉरली नहीं सुन सका। मैं वीकेंड पे सफर में रहा, इसलिए पूरी तरह तो मैं नहीं, लेकिन जितनी मैंने देखी है या उस पर जो तबसरे सुने हैं या पढ़े हैं, उसमें उनकी लैंग्वेज जो है वो बहुत सख्त है। फौजी हुक्मरानों की, एक फौज देखे हुकूमत के मातहत होती है, चाहे आप कितने भी पावरफुल हो, आप बहरहाल एक हुकूमत के मातहत हैं। और बात काम हुकूमत ने करने होते हैं। फौज का मेन काम तो बहरहाल डिफेंस है। अगर फौज के ऊपर कोई तनकीद करे, चाहे कोई इदारा हो चाहे कोई फर्द हो, उसका जवाब जो है वो हुकूमत को देना चाहिए। और गुजारिश है कि फौज खुद एक पार्टी बन जाए, ऐसा माहौल क्रिएट हो जाए जिसके अंदर ये नजर आए कि हाँ, फौज भी एक पार्टी बन के सामने है। अब उनकी लैंग्वेज इतनी सख्त थी तरीके इंसाफ के हुक्मरानों के लिए, ये तरीके इंसाफ की पार्टी के लिए। अब हर जिम्मेदारी जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, जो उस पर डाल रहे हैं तरीके इंसाफ के ऊपर, जो कुछ माजी में होता रहा है तो भाई यही करवाने वाले थे। अगर इतना ही है तो उसके लिए कमीशन बना दें। दूसरे का भी तो मौक़िफ़ सामने आना चाहिए ना। इस वक्त तो मुल्क के हालात ऐसे हैं कि तरीके इंसाफ की बात तो कोई सामने नहीं आ रही। तो बेहतर होता है कि एक ऐसा कमीशन बना दें जो गैर जानबदार लोगों पर, दानिशवरों पर मुश्तमिल हो, वो इस बात का फैसला करें कि कितनी कसूरवार है तरीके इंसाफ। चाहे कुछ, मैं कहता हूँ कसूरवार भी हो, तब भी ये लैंग्वेज जो है मुल्क के अंदर इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के खिलाफ। इससे नफरतें बढ़ती हैं, इससे फासले बढ़ते हैं। हम काफी कुछ फेस कर चुके हैं मजहबी तौर पर मुल्क के अंदर। आपने देखा कि किस तरह एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए हैं। तो ये अब सियासत के अंदर भी यही चीज अगर सामने आ गई तो और मुल्क के लिए ज्यादा नुकसानदेह है। तो बहरहाल ये लैंग्वेज वहां इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए थी जो लैंग्वेज वहां इस्तेमाल की गई है। और बाकी तो ये इसका रिजल्ट ये है कि सुबह पख्तूनख्वा के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा में यकीनन एक रद्द-ए-अमल सामने आया है जो टीवी ना भी दिखाए, सोशल मीडिया काफी कुछ जो है वो दुनिया को दिखा रहा है। वहां पर एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। अगर पंजाब या सिंध या दूसरे सूबे खामोश हैं तो एक सूबा भी अगर इसका रद्द-ए-अमल शो कर दे तो उसका नुकसान सूबे को भी होगा, फौज को भी होगा, और आलमी तौर पर भी आपके जो हालात हैं जो पाकिस्तान की हुकूमत के, उनके बारे में एक नेगेटिव पिक्चर जो है वो सामने जाती है। और आपको पता है जब भी इस किस्म के लड़ाई झगड़े वाली कैफियत शुरू हो जाए तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकला करता है। अब दोबारा हर जगह पे मशरकी पाकिस्तान की जो है मिसालें दी जा रही हैं। हर मुकर्रर, हर तजिया निगार जो है वो एक किस्म की वार्निंग के तौर पर वो बात करता है और मशरकी पाकिस्तान की मिसालें देता है। तो बहरहाल इसके लिए सियासतदानों को भी अपनी होश के राहों लेनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को भी, ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट को भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि भाई हालात जो है वो इस हद तक खराब हो जाए कि मशरकी पाकिस्तान वाली फिजा जो है दोबारा मुल्क में बननी शुरू हो जाए। हाँ साहब, एक बड़ा अहम इस वक्त इशू चला है। एक तो ये लोग कह रहे हैं कि खुलकर इमरान खान के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, नाम ना ही लिया गया, तो अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो हालात इतने ख़राब हो जाएंगे। और इन्होंने खुद ही मेरा ख्याल जो बयानात दिए उसके बाद कौम जो वो समझ जाएगी कि क्यों इमरान खान के साथ ये सब कुछ हो रहा है। वो मुलाकातें नहीं करने देंगे, हम उसे कैद तन्हाई में रखेंगे। इस पर इंटरनेशनल मीडिया में भी खलबली मची हुई है। मैंने कई चैनल देखे हैं जो इस पर बात कर रहे हैं। नेशनल मीडिया अब इन बातों का नोटिस ले रहा है क्योंकि अब इतने साल हो गए, 2 साल हो रहे हैं उस बंदे को अंदर किए हुए। कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म हो गया जिसके अंदर इंसान की जमानत नहीं हो सकती। सियासी लोगों की तो वैसे ही आसानी से जमानतें हो जाती हैं। और उस वजह से जाहिर है कि अब पहले मुल्क के अंदर भी ये इलेक्शन था, अब बाहर भी इंटरनेशनल टीवी के ऊपर भी और बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर बात अंग्रेज चैनल जो है वो ज्यादा इसमें एक्टिव है और इस किस्म के रद्द-ए-अमल शो कर रहे हैं।
हर ऐसा इकदाम जिससे मुल्क को मनफी असरात जो है वो पैदा हो रहे हैं, वो मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और ये बहरहाल इक़्तिदार में जो लोग बैठे हुए हैं, उनको इसकी होश करनी चाहिए और इसका जितनी जल्दी है वो हल जो है वो निकालना चाहिए। अच्छा, एक और चीज सामने आई है कि इंग्लैंड में 2 बंदे हैं और आपको भी पता है, बताया जा रहा है जी ने हम पाकिस्तान लेके जाएंगे। इंग्लैंड की गवर्नमेंट को बकायदा तौर पर वहाँ पे पाकिस्तान में ये कुछ फाइल वगैरह भी दी गई है। पाकिस्तान ले जाना इतना आसान है जब पाकिस्तान में इंसानी हकूक ज़्यादा जनादा निकल रहा था। देखिए, पाकिस्तान से बकायदा वज़ीर दाखिला साहब कल के लंदन आए हुए हैं और वो उन दोनों लोगों को लेके जाना चाहते हैं। मुझे नहीं पता वो कामयाब होंगे या नहीं होंगे। बरतानिया का कानून क्या है कि वो दोनों अशखास जो है उनके पास नेशनलिटी कौन सी है। बहरहाल वो उनकी तनकीद जो है वो भी तनकीद में हाथ से आगे बढ़े हुए हैं बहुत ज्यादा, और उनको मुल्क का भी सोचना चाहिए। खाली फौज के अफराद के ऊपर तनकीद करके तो वो मुल्क का जो है वो एक नेगेटिव पिक्चर दुनिया के सामने ला रहे हैं। तो उनको भी इस हद तक नहीं जाना चाहिए जिस हद तक वो गए हुए हैं। अब उनको दोनों तरफ एक इस किस्म की टेंशन पैदा हो गई हुई है कि फौज हर हालत में उन लोगों को हासिल करना चाहती है, उन दोनों को। और उसके लिए जाहिर है कि हुकूमत फौज टू फौज तो बात नहीं हो सकती। ये तो फैसला तो हुकूमत ने कर रहा है बरतानिया की। उसके लिए हुकूमत को, पाकिस्तानी हुकूमत को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो फौज प्रेशराइज कर रही है पाकिस्तानी हुकूमत को। वज़ीर दाखिला साहब हाथ हो गए हैं, लेके जाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे, अब ये तो बरतानिया का कानून इस किस्म का है। मैं नहीं समझता कि वो इतनी आसानी से इनको हवाले कर देंगे। हो सकता है वो दोनों फौरी तौर पर अदालत में चले जाएं और कुछ स्टे वगैरह ले लें। अच्छा, लेकिन वो किसी और काम के लिए आए हुए हैं, तो क्रिकेट के इशू है उस बारे में, लेकिन ये खबर चलाई गई है कि जनाब 2 बंदे। लेकिन इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि इंग्लैंड ने या यूरोप ने कोई बंदे ऐसे हवाले किए हों पाकिस्तान के जो मुतालबात करते रहते हैं? अल्ताफ हुसैन, नवाज शरीफ। ना अल्ताफ हुसैन को हवाले किया गया, लेकिन ये कि जुर्म पर डिपेंड करता है कि आपने क्या जुर्म किया हुआ है। तो अगर बहुत बड़े मुजरिम हो को बंदा, तो उसको फिर हुकूमत जो है वापस करवा देती है। सियासी बयानबाजी या सियासी लोगों को इस तरह हुकूमतें अपने मुल्क से नहीं निकाला करती। मतलब अगर नेशनलिटी फर्ज करे यूरोपियन हो, पाकिस्तानी ना हो, तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता ना। अगर नेशनलिटी ना हो तो फिर देखें, हुकूमत के पास तो हर इख्तियार होता है ना, हुकूमत चाहे। लेकिन यहाँ की अदालतें इस किस्म की हैं, ये निज़ाम इस किस्म का है कि ज़ाहिर है कि जिसको निकालेंगे अगर उसके पास नेशनलिटी मुल्क की है, अपने मुल्क की नेशनलिटी है, और उसको वहां से किसी हुकूमत के हवाले कर रहे हैं, तो उसके लिए उनको लाजमन किसी न किसी अदालत से उसका परवाना लेना पड़ेगा कि हाँ जी इसने ये जुर्म किया है, इस वजह से हम इसको यहाँ से फलाने मुल्क के हवाले कर रहे हैं जी। अच्छा खासा थोड़ा सा चले, यूक्रेन में फिर प्रॉब्लम आ गई है। अमेरिका यूरोप को तनहा छोड़ रहा है और रूस भी धमकियां लगा रहा है नाम लेके मुल्कों के, जर्मनी वगैरह का। ये तो जो मुआहदे शुआहदे हुए थे, मेरा ख्याल है, या जो भी बातचीत हो रही थी, फिर जीरो पे आ गई। देखें, जो 28 नुकात बातचीत हो रही है वो अभी किसी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची। लेकिन बहरहाल हुकूमतों को कुछ ना कुछ आइडिया, कुछ ना कुछ अंदर की खबर तो हुकूमतों को होती है। लेकिन अब बाजार ये नजर आता है कि यूरोप भी मजीद इन्वेस्ट नहीं करना चाहता इस जंग के ऊपर, यूक्रेन जंग के अंदर, उससे हाथ खींच रहे हैं। इसीलिए आज जो मुलाकात हो रही है बरतानिया में, लंदन के अंदर, जर्मनी के चांसलर साहब और फ्रांस के सदर और बरतानिया के जो वजीर आज़म है, ये आज शाम को मिल रहे हैं और यही फैसला कर रहे हैं। क्योंकि बरतान जो इन्होंने फैसला किया था कि 160 बिलियन जो है वो फंड्स इनके रोक कर रशिया के, वो यूक्रेन के हवाले किए जाए, यूक्रेन को दिए जाए कि उससे वो अपनी जंग जो है वो लड़े, इसके अखराजात उससे बर्दाश्त किए जाए। उसमें कोई कानूनी रुकावट है जो बेल्जियम उनका साथ नहीं दे रहा, पैसा तो बेल्जियम के पास है ब्रसेल्स हेडक्वार्टर में, तो उसमें उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। इसीलिए आज ये नया रास्ता तलाश करने के लिए तीनों सरबराहान जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। और तीनों के बयान से यही पता लगता है कि अब मजीद इन्वेस्ट नहीं करना चाहता यूरोप। अपने मसाइल इतने हैं कि वो मजीद रकम यूक्रेन की जंग में झोंकना नहीं चाहता। वो कहते हैं कि 33 या कितने बिलियन
हर साल जो है वो 170 बिलियन की रकम जो है वो हमें देनी पड़ती है, और इकट्ठे करके तो वो रकम अब कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए यही रूस की जीत है कि भाई पहले कौन घुटने टेकता। तो अब या तो अमेरिका खर्चा साथ उठाए, सबसे पहले तो अमेरिका थोड़ा सा पीछे हटा है, तो सारा खर्चा उन्होंने इन पे डाला यूरोप वाले के ऊपर। इसलिए अब इस जंग का कोई ना कोई रिजल्ट जो है बाहर यही नजर आता है कि चंद दिनों में कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो सामने आ जाएगी। इसलिए कि घोड़े पे शर्त लगाने वाले जो है वो खुद पीछे हट रहे हैं। जी खान साहब, वो धमकी भी दी गई है कि दोबारा मैं यूरोप पे हमला कर सकता, और रूस से देख रहे हैं कि दोबारा कोई इस तरह की धमकियां तो वैसे काफी देर से आ रही है। ये ना हो कि वो शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, वो वाला हिसाब ना हो जाए। देखिए तो धमकी तो वो कब से दे रहा है, और अभी भी वो इस मामले में बाज नहीं आएगा। अगर इनको पीछे हटना पड़ा अपने उससे, तो अभी तो उसकी धमकी की वजह ये है कि वो चाहता है कि जो रशियन की पॉलिसी है उसके ऊपर एग्री कर जाए। जबकि ट्रम्प साहब एग्री कर रहे हैं तो यूरोप जो है वो भी उसके ऊपर एग्री कर जाए, उन इलाकों के ऊपर। तो उसको उसमें जोर पैदा करने के लिए इस किस्म की पुतिन साहब जो है वो धमकी दे रहे हैं। लेकिन असल सूरत हाल जो भी मुआहदा है उसके उत्तर दोनों तरफ की पार्टियां उस मुआहदे को करने की तरफ राग़िब नजर आती हैं। जी हाँ सर, फलस्तीन में क्या चल रहा है मुख्तसर बता दिए हमारे देखने वालों को। देखिए फलस्तीन की जो हमास की जो जिद है वो फलस्तीन के मामले को बिगाड़ रही है। अब भी जर्मन चांसलर जो है वो भी सीरियसली इस मामले में, आपको पता है कि वो हफ्ते के दिन सुबह उन्होंने यहाँ महमूद अब्बास से मुलाकात की है बर्लिन में। उसके बाद वो फ्लाई करके जॉर्डन गए, और जॉर्डन से रात 8 बजे फ्लाई करके वो इसराइल गए हैं। वो एक बयान दे बैठे थे जर्मन चांसलर कि हम वो जो एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने वारंट जारी किया है उसके बावजूद हम इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को अपने यहाँ इन्वाइट करेंगे। उसके ऊपर उनको एक शदीद रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा कि भाई जर्मनी जैसा मुल्क, आम मुल्क जो है वो इंटरनेशनल कानून की कैसे खिलाफ वर्जी कर सकता है। फिर यह कि इन्होंने पिछले हफ्ते यूरोप का 3 सिस्टम जो खरीदा है, यूरोप इंस्टॉल किया है जर्मनी के अंदर, उसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी जो है वो ईरान इसकी इसराइल की लगी हुई है। फिर इसराइल के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी थी कि भाई इसराइल को मजीद असला जो हम नहीं फरोख्त करेंगे, और वो अब नवंबर के एंड में आके उन्होंने वो उठा ली थी पाबंदी इस बात की। तो इन मामलात में जर्मनी काफी जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। और हम जो उसकी रिपोर्ट आई है उर्दन के बादशाह से उनकी मुलाकात की बहल में, उसमें भी उन्होंने हब्बास को समझाने की बात की है कि भाई इस वक्त जबकि सुलह की तरफ वो मामलात जा रहे हैं, उसको हमास को अपनी जिद के साथ मामलात को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और हमास की ये जिद जो कि भाई हम हथियार फेंकने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी फलस्तीनी हुकूमत को, वहां फलस्तीनी हुकूमत कायम हो जाएगी गजा के अंदर, तो हम उसके हवाले अपने इश्तिहार करेंगे। जबकि ट्रम्प साहब ने जो फार्मूला दिया था उसके अंदर यह था कि इंटरनेशनल एक फोर्स बनाई जाएगी, और उस फोर्स के हवाले जो है वो फोर्स वहां पे हुकूमत भी करेगी, तमाम इंसानी मामलात को हल करेगी। और हमास को तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि भाई आप अपने आप को हथियार आपको फेंकने पड़ेंगे। किसके सामने फेंक रहे हैं ये उस मुआहदे का हिस्सा नहीं था, लेकिन किसी बगैर जानिबदार हुकूमत के सामने वो फेंकने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं जी फलस्तीनियों की हुकूमत वहां बना दो तो हम उसके आगे हथियार पहन देंगे। उस वजह से हम हालात जो है वो मजीद बिगड़े हैं। और जो ये सही वज़ीर-ए-आज़म है उसने भी कह दिया है कि भाई मैं अब तक दिसंबर तक ही सब्र करूंगा, और जनवरी के अंदर हम फिर अपनी नई कार्रवाई जो है वो शुरू करेंगे। लेकिन जर्मन चांसलर ने वहां जाके उनको ये बात बावर करवाई है कि आपको किसी कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए, और एक तो आपको वेस्ट बैंक के अंदर किसी किस्म की कोई नए स्टेप वहां पर नहीं उठाने चाहिए। इसके लिए उन्होंने उसको मना किया इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को। बहरहाल कोशिशें हर तरफ से हो रही हैं, और यही 2 मसले दुनिया के लिए इस वक्त बने हुए, दर्द सर बने हुए, यूक्रेन और फलस्तीन। और फलस्तीन के लिए मैं समझता हूँ कि जब दुनिया इस बात पर राजी है कि 2 नेशन थ्योरी, दो मुल्क बना दिए जाए वहां पर। पहले तो मुसलमानों की तरफ से भी ये एक था कि नहीं वहां पर सिर्फ फलस्तीन ही बनेगी, फलस्तीन की सरजमीन है,
इसराइल को खाली करे, वो हालात तो अब रहे नहीं। तो बहरहाल जब कबूल कर रहे हैं तो फिर इस तरफ जो हो इस मामले में मतलब थोड़ी सी पहल हो जानी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हमास को मुसलमान मुल्कों को मिलकर समझाना चाहिए। जिस तरह आप यूक्रेन के मामले में आप देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन एक साथ चल रही है, हर जगह बैठ के आपस में मुआहदा करते हैं। आज रात भी लंदन में फिर इकट्ठे हो रहे हैं। इसी तरह मुसलमानों के अंदर कोई ऐसी क़यादत पैदा नहीं हो रही जो हमास को या जो मुजामत सरगर्मियां जारी रखे हुए ग्रुप्स हैं मुसलमानों के, उनको समझाने के लिए तैयार हो, ताकि जो फलस्तीन का मसला हल होता हुआ नजर आ रहा है उसमें रुकावट पैदा ना हो। अब तक 69,000 फलस्तीनी जो है वो शहीद हो चुके हैं और जब से ये शुरू हुआ है सीज फायर, उसके बाद से भी अब तक 350 फलस्तीनी वहां शहीद हो गए। बहुत शुक्रिया। गजा के अंदर तो ये सिलसिला रुकना चाहिए और उसके लिए जरूरी है कि मुसलमान मालिक मिलकर हमास को समझाएं। जी बहुत शुक्रिया खान साहब का। ना जी, ये थी ताज़ा सूरत हाल और अभी जो असल मैच है वो पाकिस्तान में पड़ने वाला है। आपको अपडेट करते रहे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े।